नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। शाम के बजने वाले 7 और मैं लेकर के हाजिर हूं आपका फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात आज गाजा पट्टी की होगी क्योंकि गाजा पट्टी में पिछले कई महीनों से जारी खूनी जंग के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दांव पर लगी लाखों जिंदगियों के बीच में शांति की एक उम्मीद जगी हुई नजर आती है, लेकिन इस उम्मीद के आड़े खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू के सिर पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विनाश का नशा चढ़ा हुआ है और वो किसी भी कीमत पर युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। और आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल के भीतर घुस करके हमला किया गया था, उस वक्त ये कसम खाई गई थी नेतन्याहू की तरफ से कि जब तक हमास का एक एक आतंकवादी नहीं मार देंगे तब तक गाजा से नहीं हटेंगे। वही वो फिर से दोहरा रहे हैं। बड़ा अपडेट ये है कि इजिप्ट की राजधानी में हमास के बड़े नेताओं ने एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की है और ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर के साथ हुई है। ये सिर्फ बैठक हुई है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है तो चौंकाने वाली बात है ये कि इस बार हमास गाजा में पूरी तरीके से शांति बहाली के लिए तैयार दिख रहा है। जो कुशनर के साथ मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, यहां तक कि हमास के कुछ कड़े नियमों के तहत हथियार डालने तक का संकेत दे दिया गया है। अब हमास भी थक चुका है इस जंग को लड़ करके। हमास चाहता है कि यह तबाही किसी तरीके से रुक जाए और गाजा में शांति लौटाने की उम्मीदें कैसे लौटी हैं, चलिए फिर से आपको एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझाती हूं। इजिप्ट में ट्रंप के सलाहकार कुशनर से हमास के नेताओं की मुलाकात हुई है और हमास ने गाजा को हथियार मुक्त करने की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहरा दिया है, क्योंकि ये खबर पहले भी सामने आई थी। हमास गाजा की सत्ता फिलिस्तीनी सरकार को सौंपने के लिए तैयार हो गया है और हमास को इसके लिए पहले हथियार छोड़ने होंगे। और ये यूएस कह रहा है कि हमें ये उम्मीद है कि वो हथियार छोड़ेंगे और कदम उठाएंगे। इजराइल से भी जवाबी कदम उठाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से करवाई जाएगी। इजराइल नहीं माना क्योंकि ये सब कुछ इजिप्ट में हुआ, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कह रहे हैं कि अगर इजराइल नहीं माना तो हम करारा जवाब देंगे। सवाल ये है कि जब हमास झुकने को तैयार है तो आखिरकार अब क्यों बारूद बरस रहा है। हालांकि जवाब भी साफ है कि इजराइल खामोश रहने के मूड में कतई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को इजराइल ने अब तक ठंडे बस्ते में डाल करके रखा और नेतन्याहू इस शांति समझौते से लगातार इनकार कर रहे हैं। ट्रंप के पीस प्लान की 5 बड़े पॉइंट्स में अब आपको समझाती हूं। पहला ये कि इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई रोकी जाए और यहीं से तो शुरुआत होगी पीस प्लान को इंप्लीमेंट करने की। हमास के कब्जे में मौजूद सभी जीवित और मृत बंधकों को वापस करना। हालांकि हमास की तरफ से यह कहा गया था कि जितने बंधक उसने बनाए थे उन्हें आजाद कर दिया है। तीसरा यह कि गाजा से इजरायली सैनिकों को धीरे धीरे पीछे हटाना एक प्लान के तहत। चौथा यह कि हमास अपने हथियार छोड़ देगा और गाजा से अपने लोगों को, अपनी सेना को हटा देगा और फिलिस्तीन को गाजा सौंप देगा। दूसरी तरफ हमास भविष्य की गाजा सरकार का हिस्सा नहीं होगा और ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा इजराइल का भी था। हमास ने हालांकि ये गेंद अब इजराइल और अमेरिका के पाले में डाल दी है कि आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, झुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ये जो बवंडर मचाया हुआ है उसे इजराइल को रोकना होगा और अमेरिका इसमें इजराइल को मनाएगा। हालांकि विनाश के रास्ते पर चल रहे नेतन्याहू क्या इस शांति को स्वीकार करेंगे या फिर मिडिल ईस्ट को एक और बड़ी तबाही में झोंक देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। हथियार छोड़ेगा हमास, क्या इजराइल होगा खामोश? तुर्की का ऐलान, बात नहीं मानने पर जंग का फरमान। इजराइल का होगा सर्वनाश, नेतन्याहू के सिर चढ़ा विनाश। ट्रंप का पीस प्लान तैयार, नेतन्याहू ने अब तक किया इनकार।
इजराइल पीछे खींचेगा कदम, हमास से तभी थमेगी जंग। अब देखिए, ये पूरी जो मीटिंग है, जो बैठक है, वो बुलाई जरूर इजिप्ट में गई थी, लेकिन तुर्की ने जो इसमें इंटरवीन किया है, उसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि गाजा में हमास को समर्थन देकर के क्या तुर्की इजराइल को चुनौती दे रहा है। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट है, ग्रुप कैप्टन आशीष शाह, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अरविंद सिंह तेजावत फॉरेन एक्सपर्ट है, और हकीम रजा ईरान मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, क्या चाहता है अमेरिका और क्या चाहता है इजराइल? क्या इजराइल अपनी उस पुरानी कसम पर टिका हुआ है 7 अक्टूबर 2023 वाली, कि जब तक गाजा खाली नहीं करेंगे, जब तक हमास का हर एक आतंकी नहीं मार देते हैं? हमास थक चुका है, हथियार भी डालने के लिए तैयार है, सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल बैकआउट नहीं कर रहा है, और इस सब में इजिप्ट की एंट्री, तुर्की की देखिए, एंट्री। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि इजराइल अब थोड़ा सा बिल्कुल हाई हैंडेड पॉलिसी का मतलब उसको अख्तियार कर रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब अगर इजराइल का ये सोचना है कि साहब मैं हमास को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि किसी भी विचारधारा को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। आप उसको इंसर्जेंसी को कंटेन कर सकते हैं, उसको स्केल डाउन कर सकते हैं, लेकिन आप उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ नेतन्याहू साहब के अपने जो पर्सनल मुद्दे हैं या उनका जो पर्सनल एजेंडा है, उसके तहत वो ये चाह रहे हैं कि साहब किसी न किसी तरह से ये जो आग है ये सुलगती रहे, और उनका जो पॉलिटिकल जो कैरियर है वो बदस्तूर आगे चलता रहे। लेकिन अमेरिका को भी अब ये समझना होगा कि भाई अगर इसराइल के ऊपर वो इस तरह के मतलब थोड़ा बहुत उनकी कैपिंग नहीं करता है, तो वो अमेरिका के लिए भी बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। दूसरी बात यह है कि इजराइल ने हमास को काफी नेल डाउन किया है, जी। गाजा को बिल्कुल जमींदोज कर दिया है। लेकिन आप ये देखिए कि बाकी के जो उनके प्रॉक्सीज हैं, क्योंकि ये जितनी भी तंजीमें होती हैं या जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब मतलब एक दूसरे से ऑर्गेनिकली लिंक्ड होते हैं, और उनका मतलब आप उनको यहाँ दबा सकते हैं, वो कहीं दूसरी जगह अपना सर उठाना शुरू कर देंगे। तो इजराइल ठीक है, उनको पिन डाउन कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको बिल्कुल खत्म कर पाएगा। हालांकि हमास अगर हथियार डालने को तैयार है और सरेंडर करना चाहता है, तो यकीनन इजराइल को इस बात को एनकेश करना चाहिए, और इसको मतलब एक ट्रूस के तौर पे उसको लेना चाहिए, जिससे वो अब अपना जो देखिए वर्चस्व है। जी, बिल्कुल दत्ता सर, देखिए, अब पूरी दुनिया तो यही चाहती है कि शांति किसी तरीके से आ जाए, क्योंकि गाजा में चल रहा हो युद्ध, या फिर लेबनान के साथ जंग छिड़ी हो, या फिर यमन के साथ छिड़ी हो, या फिर ईरान के साथ छिड़ी हो, हर कोई ये चाहता है कि किसी तरीके से बंद हो जाए। लेकिन जैसा दत्ता सर ने कहा, अरविंद जी, क्या ये सच है कि इजराइल नहीं चाहता है कि वो हमास के साथ शांति में आए, हूतियों के साथ शांति में आए, हिजबुल्लाह के साथ शांति में आए, ईरान के साथ शांति में आए, वरना नेतन्याहू के पास कोई व्यू नहीं रह जाएगा, कोई विजन नहीं रह जाएगा भविष्य को लेकर के? मीनाक्षी जी, जी। दरअसल नेतन्याहू वो ये शांति नहीं चाहते हैं, इसका कारण साफ है। वो इस नीति को अनुसरण करने वाले व्यक्ति नहीं है। वो ये सोचते हैं कि उनकी नजर में जो उनके दुश्मन है, उनका सर पूरी तरह से कुचला जाए, या कि इजराइल की जो अगर आप जन्म से ही अगर नीति माने, तो शांति या बातचीत की नीति नहीं रही है। वो ये यकीन करता है कि उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दें दुश्मन को, उनके जो दुश्मन है, तभी शांति कायम होगी। और रही बात इस तरीके की बातों की कि अब हम हमास से बातचीत करना चाहते हैं, वो तो काफी लंबे समय से कह रहे हैं, और अभी हमास में बचा ही क्या है? पूरी तरीके से तो वहां के लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हमास मतलब ऐसा नहीं है, हमास कोई जैसा हम सोचते हैं कि एक संगठन है जिसमें कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग देते हैं। हमास का मतलब ये कि अगर आप दिल्ली में भी ढूंढेंगे तो फिलिस्तीन के जितने भी जो लोग आए हैं, उनमें से हर फिलिस्तीनी में से 7वां या 8वां फिलिस्तीनी, या कहें कि 5वें फिलिस्तीनी आपको ऐसा मिलेगा जिसका संबंध हमास से है। हमास मतलब वे लोग जो कि दरअसल इजराइल के विरुद्ध प्रतिरोध कर रहे हैं, तो वो लोग हैं, उनका संबंध किसी न किसी रूप से हमास से है। तो अगर आप वहां गाजा में अगर लोगों के जीवन का अगर खात्मा देखें, तो हर एक परिवार से कोई ना कोई मरा है, हजारों की संख्या में मरा है, हमें पता है। और उन मरने वालों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं,
महिलाएं भी हैं और उनका संबंध जाहिरा तौर पर हमास से था। तो ये हैं, तो इजराइल पूरी तरीके से अब जब पूरी तरीके से वहां बर्बादी हो चुकी है, अगर आप वहां सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह देखें तो पूरी तरीके से जब गाजा मलबे में तब्दील हो चुका है, स्ट्रिप है वो एक पट्टी सी है छोटी सी, कोई बहुत लंबा चौड़ा एरिया नहीं है गाजा, जब वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है और अब शांति से बात करें ना करें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब उन लाशों के साथ कुछ भी करें उसका कोई अर्थ नहीं होता है, मीनाक्षी पहले जी। भी यही कहा जी जा रहा था कि इजराइल बहुत लंबा इस जंग को खींचेगा नहीं, क्योंकि गाजा का एरिया बहुत छोटा सा है, बहुत जल्द इस जंग को खत्म कर दिया जाएगा। हमारे साथ आशीष साय जी भी जुड़ गए, मैं सर आपके पास आऊंगी, लेकिन हकीम रजा जी, ये ईरान के लिए अच्छा है या बुरा है कि हमास के साथ भी हथियार डालने की बात कही जा रही है, हिजबुल्लाह के साथ भी कही जा रही है, ये ईरान के लिए कैसा है? देखिए, ईरान तो अभी पूरी तरह जितने अरब में बेसेस थे पूरे इंक्लूडिंग जॉर्डन सबको खत्म नेस्ट करके आराम से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि अगर जो पीस डील हुई है इसी तरह यहाँ पर भी एमओयू के लिए भी वही बोल रहा है कि जब तक आप पीस किए हैं तो वी आर रेडी, पीस डील हम एमओयू में साइन करते हैं, उसी तरह जो गाजा का पीस है उसी में भी हो जाए, जहां जहां भी पीस डील हो गया है तो उसके लिए वेट करा। अगर कुछ हरकत करेगा इसराइल तो ये तैयार बैठा है कि इसराइल को डायरेक्ट अटैक करूंगा, इसीलिए वो लास्ट नाइट ही अल ताहर जो अली अल ताहर जो लेबनानी बॉर्डर में था, अगर वो क्रॉस करेंगे तो वी आर आवर मिसाइल्स आर रेडी, तो वहां पर रुक गए ये। तो ऐसे ये वेट कर रहा है, देख रहा है कि अगर आप क्रॉस करेंगे। इसी तरह सीरिया को भी रात में कल ही दिया कि वार्निंग दिया कि अगर आप लेबनान की तरफ क्रॉस करोगे तो आवर मिसाइल्स आर रेडी, 100 टारगेट्स आर रेडी। तो ये ईरान सब चीज तैयार प्रिपेयर करके बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, देख रहा है कि कहां पर क्या कर रहे हैं। अगर जुल्म करोगे तो उसका जवाब देंगे, अगर बातचीत से हल करके खत्म कर देंगे तो ईरान कभी भी बातचीत, अब एमओयू में साइन भी करके बैठा हुआ है, देख रहा है कि वेट कर रहा है अब कहां से कौन क्या करेगा बोल के। जी मीनाक्षी जी। ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी, अब अगर कोई ये कहे कि सिर्फ गाजा के साथ इसलिए उलझे हुए हैं क्योंकि हमास एक बड़ा उनके लिए टेरर है, लेकिन उसके साथ साथ एक ग्रेटर इजराइल का सपना भी तो लेकर के इजराइल चल रहा है, इसलिए क्या ये सैन्य अभियान इतने लंबे होते जा रहे हैं? हमास कह रहे हैं हथियार डाल देंगे, इजराइल अभी तैयार नहीं है। जैन मीनाक्षी, हमास बिल्कुल नहीं रेडी है हथियार डालने को। आज की बात है कि उन्होंने बोला है कि हमने पीस डील साइन की है, लेकिन हम उसको इन एक्शन तभी लाएंगे जब आईडीएफ विड्रॉ कर जाएगी और उसके बाद हमारा डीमिलिटराइजेशन शुरू होगा और हम तब डी वेपनाइज करेंगे। तो अगर कोई इस स्थिति में होता जैसे कि हम सोच रहे हैं, हाँ, गाजा के लोगों की हालत खराब है, वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मेडिकल क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत बुरे हो चुके हैं, कई इलाकों को तो नेस्तनाबूद कर दिया आईडीएफ ने बहुत ही रुथलेसली। लेकिन चूंकि हिजबुल्लाह का मोडस ऑपरेंडाई ग्लोबली एक ही है, वो सिविलियंस के बीच में, बच्चों के बीच में, औरतों के बीच में रह के लड़ते हैं, हॉस्पिटल्स से अटैक करते हैं, स्कूल्स में छिपते हैं, तो आईडीएफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आईडीएफ 7 अक्टूबर 2023 की तरह अटैक नहीं करती है, लेकिन रिटेलिएटरी हिट करते हैं वो बिना सोचे समझे कि एक रॉकेट आया है तो उसके लिए हम 10 बच्चों को क्यों मार दें उस बिल्डिंग पे। दिस इज व्हाट ट्रम्प टोल्ड देम कि इस तरह का आपको रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन हमास रेडी है ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो जिस स्थिति में अभी गाजा स्ट्रिप के लोग हैं उसमें अनकंडीशनली अगर आपने अग्री कर लिया है कि हम डीवेपनाइज हो जाएंगे, तो अब कैटेगराइज करके ईरान वाला गेम मत खेलिए कि हैवी वेपन्स को हम अभी नहीं देंगे, मीडियम वेपन्स को देंगे, स्मॉलर आर्म्स को तब देंगे जब आईडीएफ येलो लाइन पे लौट जाएगा। यू हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस, हाउ दे थिंक। कैसे अभी हमास का जो प्रेजेंट स्पोक्स पर्सन इजिप्ट में कुशनर से कल मिला है और आज भी शायद उनकी मीटिंग है, या आज मेरे ख्याल वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं अभी कुछ घंटों में, तो कुछ क्लैरिटी आएगी। लेकिन ये हमास इज नॉट एज व्हाट यू आर थिंकिंग और व्हाट पीपल प्रोपोगेट। दे आर एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट आईआरजीसी का जो रोग एलिमेंट है उस तरह से बिहेव करते हैं। इनको अपने लोगों की भी कोई चिंता नहीं है, फॉरगेट अबाउट इजरायलीज, दे आर एनिमल अप्रोच काइंड ऑफ पीपल। वो गंदराव में रहेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे, और इसकी वजह से जो सोबर सिविलाइज्ड पैलेस्टीनियंस हैं, जो सोबर सिविलाइज्ड लेबनीज हैं, उनकी जिंदगी खराब होती जा रही है। इसके लिए आप हिजबुल्लाह हमास को दोष देंगे या आईडीएफ को, ये चर्चा का विषय हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस एंगल से उसको देख रहे हैं।
हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि आईडीएफ के हमले बड़े अच्छे हैं, अच्छा, बहुत इस ही बात से रूथलेस हैं। बिल्कुल हकीम बच्चों रजा को जी और कुछ कहना भी चाह जी रहे थे, आप किस बात पर रिएक्ट करना चाह रहे थे हकीम रजा जी? लेकिन इस बात से ईरान भी तो इनकार करता रहा है कि वो पूरे तरीके से हथियार डाल दें, ये हम नहीं होने देंगे। ईरान भी तो यही कह रहा था हमास को लेकर के। देखिए, यहाँ पर आप जब आप पूरी दुनिया जानती है जिस तरीके से जुल्म है ना, जो बच्चों को मारना, जो 50-60 साल से, जो मुझे नहीं, यूएन सेक्रेटरी ने बोल दिए कि जो ये 7 अक्टूबर जो हुआ वो 80 साल का, जो 75 साल का जो जुल्म किया था उसका रिटेलिएट हुआ है। जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो यूएन, ये जो जिस तरीके से इसराइल, आप देख रहे हैं जेलों में कितने रेप कर रहे हैं, अमेरिका को देख रहे हैं, अमेरिका और इसराइल ये दोनों जालिम है, सबसे बड़े जालिम है। जो अपने जमीन पे लेबनान में घुस रहे हैं, वहां मार रहे हैं, ईरान में आए, ईरान नहीं गया मारने के लिए, जंग के लिए, अमेरिका और इसराइल आए हैं। इसी तरह इसराइल आके फलस्तीन को ऑक्यूपाइड किया है, लेबनान में घुसा है, सीरिया में घुसा है, सब जगह इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं। यहाँ पर ये मत, आपको थोड़ा सबको मालूम है, ये अभी भी सपोर्ट लेना यानी कि इंसानियत के खिलाफ है। आप इंसानियत किस तरीके से बात करना है कि इंसानियत क्या हो रही है गाजा और लेबनान और ईरान में, सब देख लीजिए, पूरी दुनिया को मालूम है कि ईरान कभी नहीं गया जंग लड़ने के लिए, वो लोग आके जंग के लिए ये किया। अगरचे अमेरिका कर रहा है और इसराइल कर रहे हैं। यहाँ पर ये गलत साबित नहीं करना है, जो है हक को बयान करें, जो फैक्ट है फैक्ट को बयान करें। इंसानियत, हम भी देखिए ऊपर मर के सबको जवाब देना है, इंसानियत की बात करना है, कभी भी गलत नहीं बात करना है, या इसराइल का सपोर्ट या अमेरिका का सपोर्ट, ईरान नहीं, जो हक हो रहा है उसको बात करें। जितना जुल्म 80 साल से इसराइल ने किया है पूरा, वो सबको मालूम है। जितना जुल्म अमेरिका ने, कैपिटलिज्म बोले या कॉलोनियलिज्म बोले या कुछ भी बोले आप, जो आके अगरशन अमेरिका ने आके मिडिल ईस्ट में बर्बादी कर रहा है, आप देख रहे हैं। और जितने भी सामने लड़ने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, सामने लड़ने के लिए कोई हथियार उठाएगा ही नहीं, तो ये युद्ध तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता, तुर्की क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? वो क्यों इजराइल को धमकियां भेज रहा है? देखिए, तुर्की की अगर आप तारीख में जाएं तो आप ये देखिए, हालांकि तुर्की नेटो का सदस्य है, लेकिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है। एर्दोगान साहब जिस तरह की मतलब सोच रखते हैं, वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि साहब वो किसी खिलाफत के खलीफा हैं और वो पूरे विश्व के ऊपर अपनी जो वर्चस्व है उसको वो प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि साहब मतलब सियासी दौड़ में वो काफी पीछे रह चुके हैं। आप देखिए, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, उस समय भी तुर्की, हालांकि भारत ने तुर्की की काफी मदद की थी जब जलजला आया था वहां, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के साथ हो गया। अभी भी आप ये देखिए, वो ईरान का समर्थन करता है। तो उसका ये एक जो कहते हैं ना कि एक इस्लामिक रूल बनाने का जो उनका सपना है, वो मुझे लगता है कि वो सपना ही केवल रह जाएगा। और तुर्की ये जिस तरह से वहाँ मतलब जो इस्लामिक इंटरेस्ट है उसमें दखलंदाजी करके, उसमें इन्फ्लुएंस करके, वो विश्व को और खासकर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उस समुदाय को ये बताना चाहता है कि हाँ, अभी भी मैं वो पुरानी जो ऑटोमन एम्पायर थी उसी का मैं मतलब अभी भी मतलब उसका खलीफा हूँ। लेकिन हाँ, तुर्की को चाहिए कि वो इस तरह की जो नीतियां हैं आजकल की भाषा में जो बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो तुर्की को हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं पीछे ना छूट जाऊं। जी बिल्कुल। तो तुर्की को मतलब एक तो उनकी अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो काफी खराब है, और जब से उन्होंने इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने भी अपना जो हाथ है वो पीछे खींच लिया है। काफी बिजनेस पहले हुआ करता था तुर्की और भारत के दरमियान, उसमें काफी मतलब कमी देखने को मिली है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी आप देखिए, जिस तरह से एक इस्लामिक नेटो तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ एक ऐसा संगठन अभी उभर के आया है पिछले हफ्ते कि उसमें सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और इस तरह के और कई देश हैं, उन्होंने एक इस तरह का अलायंस बनाया है। लेकिन पाकिस्तान ने कहाँ मदद की? ईरान ने जब सऊदी पे हमला किया तो उसके बाद पाकिस्तान चुप रहा। पाकिस्तान को तो केवल पैसा चाहिए। तो हर एक कंट्री के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन हाँ, सऊदी के पास 1.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और पाकिस्तान को पैसे चाहिए, और क्योंकि वो न्यूक्लियर ताकत है तो वो इस बात को इम्प्रेस कर रहा है इस्लामिक कंट्रीज में कि भाई मैं आपको एक ऐसी सुरक्षा प्रदान कर सकता हूँ। प्लस भारत के लिए वो एक ऐसा एक फ्रंट मतलब खड़ा करना चाहता है कि उससे ये लगे कि अगर भारत ने दोबारा कभी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया
तो ये सब देश उसकी मदद के लिए आएंगे। हर देश का अपना लेकिन अपना उसको इंटरेस्ट है, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। अब अमेरिका का भी गाजा में कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होगा अरविंद जी, क्योंकि पहले उसने इजराइल को रोका नहीं, भरपूर मदद देता रहा, ये कहता रहा कि हम इजरायलियंस के साथ खड़े हैं, इजरायली सरकार के साथ खड़े हुए हैं। अचानक से बोर्ड पीस बोर्ड बना देते हैं, फिर उसके बाद नेतन्याहू इनकार करते रहते हैं, अमेरिका फिर भी आगे बढ़ते रहता है। तो अमेरिका क्या समझाने का प्रयास कर रहा है? नेतन्याहू को मना नहीं पा रहे हैं या नेतन्याहू मान ही नहीं रहे हैं? यह दरअसल अंदर ही अंदर कुछ समझदारी होती है, और खासकर डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और करने, जब आपका खाने के पेट कुछ में और। दर्द होता है जी, तो आपको कहना होता है कि आपके सर में दर्द है। तो ऐसा चलता आया है। और हमें देखिए, अगर हम इजराइल की तरफ से देखें तो इजराइल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहां की गवर्नमेंट का कि उन्होंने 15,000 हमास लड़ाकों को मारा है, 15 से 16,000 के बीच में, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। और वहां अभी तक कुल जो लोग मारे गए हैं वो 70,000 थे, अभी बढ़कर 72,000 हो गए। तो अगर 15,000 ही हमास के लड़ाके थे तो बाकी जो लोग मारे गए वो कौन थे? पहली बात हमें ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि क्या बिना अमेरिकन सपोर्ट के इजराइल कुछ कर सकता है? तो इसका उत्तर ना में है, क्योंकि अमेरिका के जो पिछले वो बहुत सारे देश हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई वगैरह तमाम देश जो वहां पे हैं पूरे वेस्ट एशिया में, तो ये तमाम देश अमेरिका के इशारों पे चलते हैं। और आप देखेंगे कि अगर अमेरिकन वॉरशिप्स वहां नहीं आए, कभी भी जब भी इजराइल को कोई बड़ा सा कोई करना होता है जिससे काफी पॉलिटिकल उथल पुथल होने वाली होती है, तो सबसे पहले अमेरिकन वॉरशिप्स उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पूरे उस इलाके में फैल जाते हैं। उसके बाद में जो इजराइल है, जो उसको हत्याएं वगैरह जो कुछ करना होता है वो शुरू करता है। ये पहले से भी होता आया है, अब भी हो रहा है। तो अगर हम ये समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट और वो दोनों अलग अलग हैं, तो बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। एक चीज, जहां तक तुर्की का मामला है, इसमें दखलंदाजी देने का बहुत ज्यादा उम्मीद लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो अर्दोगान है हम जानते हैं कि वो फंडामेंटलिस्ट हैं, और वो वहां की मुस्लिम आबादी को जो कम शिक्षित है, कम पढ़ी लिखी है, उसको अपनी तरफ लाने के लिए वो हमेशा इस्लाम का राग अलापते हैं। हमें यह भी पता है कि तुर्की की जो हिडन इच्छा है वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने की है। इसी बात ये का 4 जिक्र देश हैं, पाकिस्तान, बिल्कुल तुर्की है। जी हाँ मीनाक्षी जी, बिल्कुल, ओवर टू इसी यू बात का प्लीज। जिक्र ब्रिगेडियर दत्ता कर भी रहे थे कि आखिरकार तुर्की की क्या मंशाएं हैं। आशीष साहे जी, अमेरिका ईरान को मना लेगा? जेरेड कुशनर कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि हमास मान जाए उनकी शर्तों पर, लेकिन सिर्फ हमास को मनाना एक प्रयास नहीं हो सकता है, इजराइल को भी तो एक पेज पर लाना होगा। इजराइल की जो भाषा थी बेंजामिन नेतन्याहू की इस बार के रिजेक्शन की, वो थोड़ी ऑफेंसिव थी। व्हेन ही सेड कि वी आर रिजेक्टिंग ऑल द 15 पॉइंट्स, उनका मुद्दा एक ही था कि पहले हमास डिजाम करेगा तब हम येलो लाइन पर जाएंगे। उन्होंने ये भी बहुत क्लैरिटी के साथ बोला था अपनी भाषा में कि एक जगह से हथियार उठा के दूसरी जगह से रख देने से डिजाम नहीं माना जाएगा। हमास बार बार कह रहा था कि जो टेक्निकल टीम आएगी पुलिसिंग करने के लिए गाजा स्ट्रिप की, हम उनको हथियार दे देंगे, मतलब हथियार बने रहेंगे उसी इलाके में। इसको इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया है फॉर ऑल गुड रीजंस। उन्होंने बोला है डिजार्मामेंट हमारी भी सुपरविजन में होगा, यूनाइटेड स्टेट्स की सुपरविजन में होगा। तो अगर हमास जो अब कुशनर से बात कर रहा है, उसका जैसे ही प्रेस रिलीज या कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो हमें पता चलेगा कि हमास ने अपना कितना करेक्शन किया अपने स्टांस में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो सारा मान गए और इजराइल नहीं मान रहा है, तो दे आर गेनिंग ब्राउनी पॉइंट्स। लेकिन फैक्ट है कि आप डिजाम नहीं कर रहे हैं, एक जगह से एक स्टोर से निकाल के हथियार दूसरे स्टोर में रख दिए, वहीं बने हुए हैं। और ये सब इनका रक्त चरित्र है, ये एक साथ बने रहते हैं, इनकी पूरी लिंक है यहाँ से ईरान तक आज भी, थ्रू सीरिया एंड इराक, और अब वो टर्की के साथ भी एक नया अलायंस कर रहे हैं। इनका रक्त चरित्र है, ये एक है। ये जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं उनको इस्लाम से हम लिंक ना करें, ये रेडिकलाइज्ड हैं, ये खमैनी साहब की सोच पे चलते हैं, पूरी दुनिया में बाकी सारे काफिर हैं, इन्हीं को एग्जिस्ट करना है, जो नहीं मानता है उनको खत्म कर दो। इस फिलॉसफी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड इससे ऑलरेडी प्लेग्ड है बुरी तरह से, इसको कैसे संभाले ये समझ में नहीं आ रहा। अभी वहां का एक डेमोक्रेट R.O. खन्ना करके लेबनान और गाजा स्ट्रिप गया हुआ था और ही वाज इंस्टिगेटिंग पीपल अगेंस्ट IDF। अमेरिका के भी कुछ लीडर्स का मुझे लगता है कि मेंटल फैकल्टी हिला हुआ है, उनके अपने देश में ये कैंसर फैल चुका है, स्टेट आफ्टर स्टेट, दे आर अनेबल टू हैंडल दैट। वहां की सुप्रीम कोर्ट हो, वहां का पेंटागन हो, सब कॉम्प्रोमाइज है। ऐसी ऐसी सीक्रेट चीजें लीक की जा रही हैं अगेंस्ट देयर ओन कंट्री, जिसके लिए वो कहता है ट्रीजन लगाएंगे, ट्रंप कहता है
लेकिन वो हो नहीं पा रहा बिकॉज इनकी संख्या वहां बहुत बढ़ गई, इस तरह के रेडिकल्स की, या जो एक्सट्रीमली एक अलग तरह की सोच रखते हैं दुनिया में लीड करने के लिए, दुनिया में अपने आप को छा जाने के लिए, बाकियों को काफिर बना के हटा देने के लिए, जैसा कि इंडियन मुस्लिम्स के साथ या मॉडरेट मुस्लिम्स के साथ या ईरान में रहने वाले बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट लोग हैं, टर्की में बहुत एडवांस थिंकिंग के लोग हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी हैं बट डोमिनेंट नहीं है। और ये जो संख्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, ये माइनॉरिटी है बट ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये अपने ही लोगों को मार देते हैं। अगर इनके खिलाफ कोई बोलेगा तो सरेआम वो चौराहे पे फांसी दे देंगे, गोली मार देंगे। ये अपने लोगों की बात कर रहे हैं। ने कहा भी जब इजराइल और लेबनान मिलकर के बातचीत कर रहे थे कि अगर हमें अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़े तो हम हो जाएंगे, लेकिन हकीम रजा जी, एक इजराइल के लिए हिजबुल्लाह, हूती, हमास सब कुछ खड़ा है और ये एक इजराइल सबके लिए सरदर्द बना हुआ है। एक इजराइल नहीं है, यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका का पार्ट है, अमेरिका सरदर्द बना है, अमेरिका ही लाया है इजराइल को। 1948 से पहले इजराइल का वजूद ही नहीं था, रिकॉग्नाइज हुआ 48 में, ये 24 से स्टार्ट हुआ, 48 में रिकॉग्नाइज हुआ, तो अमेरिका का पार्ट है वो। ये इजराइल नहीं, एक इजराइल नहीं है, इसके पीछे अमेरिका के पीछे जितने भी कॉलोनिज्म, ईरान ने भी तो मान लिया था, ईरान ने भी तो मान लिया था कि इजराइल स्टेट है। अब भले उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, कभी नहीं मान, ईरान ने कभी भी नहीं माना। ईरान का एक ही पॉलिसी क्या है, देखिए ईरान ने, एक चीज में बोलता हूँ, ईरान ने कभी भी, आज भी उसका एक ही स्टैंड है कि वहां के फलस्तीनी लैंड के जितने भी लोग हैं वो लोग वोटिंग करें, जो भी आएगा वही रहेगा। जैसे कि व्हाइट सुप्रीमेसी साउथ अफ्रीका से खत्म हुई, जैसे ब्रिटिश दबा के व्हाइट सुप्रीमेसी, उसी तरीके का यहाँ भी होना चाहिए, जो भी आए। इनका ईरान का वही है, यहाँ पर इसराइल फलस्तीन है, जो भी वहां की लैंड के लोग आना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे उन्होंने साफ मिसाल दिया है कि जैसे साउथ अफ्रीका में जैसे जुल्म कर रहे थे, यहाँ पर है ना, ये जो बता रहे हैं ना, यहाँ पर ईरान की पॉलिसी है हक और बात, आई मीन जालिम, जुल्म और मजलूम की यहाँ पर है। जहां पर मजलूम है, मजलूम को साथ दे रहे हैं, जालिम के खिलाफ खड़े हुए हैं, ये पॉलिसी है। ये कहां पर, यहाँ पर ना काफिर है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी है, यहूदी कितने नहीं, कितने क्रिश्चियंस नहीं ईरान में, कितने चर्च नहीं है, कितने सिनागोग नहीं है, बहुत से टेम्पल्स भी हैं। ऐसे ही जब जो गलत प्रोपेगेंडा मत कीजिए, जो हक है ऐसा नहीं है हकीम रजा जी, तेहरान के अंदर चला जाइए, हकीम रजा जी, ऐसा नहीं है कि अगर आज सामने, हकीम रजा जी, अगर आज सामने से आकर के इजराइल और अमेरिका ने युद्ध छेड़ा है और दुनिया ईरान के साथ खड़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भूल जाए महसा अमीनी के साथ क्या हुआ, वहां के लोगों के साथ क्या हुआ, वहां के लोग क्यों सड़कों पर उतरे हुए थे, ये तमाम चीजें याद रखनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये किसी देश के अंदर का मामला था, मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ, दुनिया ये मानने के लिए तैयार है, मैं क्या। लेकिन इसके साथ साथ आप बिल्कुल ईरान को एकदम सफेद घोषित कर दे कि नहीं, उसके दामन पे कोई दाग ही नहीं है, तो ऐसा थोड़ी होता है। बोलिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हेलो, ठीक है हकीम रजा जी, हेलो, ठीक है। ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे? नहीं, अभी मैं देखिए बताता हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस डिस्कशन में अक्सर मिक्सअप हो जाता है। हाँ। यमन देख लो मीनाक्षी, यमन में हुतीज, हम अपनी सरकार को नहीं मानते, जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है। लेबनान देख लो, वहां पे एक प्रेसिडेंट है, ये हिजबुल्लाह, हम अपनी सरकार को नहीं मानेंगे। गाजा में आ जाओ, हमास, हम अपनी पैलेस्टीनियंस के जो गवर्नेंस उसको नहीं मानेंगे। ये अमेरिका इजराइल को क्यों बीच में ला रहे हैं? हर जगह जहां इस तरह की एक संस्था उपलब्ध है ईरान की सपोर्ट में, जो प्रॉक्सीज बोलते हैं, जिनको आर्म्ड है, ये अपने लोगों के खिलाफ हैं। लेबनान हैज एग्रीड, पैलेस्टीनियंस हैव एग्रीड, हुतीज को हटा के, और वहां की एक दूसरी सरकार वहां पे पीसफुल है, जो सबके साथ रह के ग्रो करना चाहती है। ये प्रॉब्लम एक छटे हुए ग्रुप का है, जिसका आप जो 3H का नाम लेने, खमैनी साहब के अम्ब्रेला में काम करते थे। इस्लामिक वर्ल्ड को मैं बार बार कह रहा हूं, इससे जोड़ के ना देखा जाए। लेबनान के अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ है हिजबुल्लाह, वो उसको मार देंगे। यही हमास कर रहा है, अपने लोकल्स के खिलाफ है। अगर उनमें किसी ने कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। हुतीज सऊदी को मार देंगे, सऊदी अरेबिया को मार देंगे, अपनी गवर्नमेंट को मार देंगे, अपने एयरपोर्ट को उड़ा देंगे। ये पता नहीं किस तरह की सोच है इनकी, और इनको एलिमिनेट करना जरूरी है। मतलब मैं आई एम वेरी रेडिकल ऑन दिस। ये इस्लाम नहीं है, दे डोंट रिप्रेजेंट इस्लाम एट ऑल। ठीक है हकीम रजा जी, दीस आर हार्ड लाइन। बड़ी देखिए
यहाँ पर है ना, ये जो है ना, जहां पर हुतीस ने शुरू नहीं किया था, जंग शुरू किया था 2015 में सऊदी ने, उसके 22 तक जंग लड़ा है, मारा है, पूरी दुनिया को लेके संगठन मिलके मारा हुआ है। इसी तरह लेबनान में भी कब बनी, देखिए हमस हिजबुल्लाह कब बनी, इसराइल पूरा लेबनान कैप्चर किया तब जाके हिजबुल्लाह बना। हमस कब बना, जब फिलिस्तीन कैप्चर किया तब जाके हमस बना। उसी तरह हुतीस कब बना, जब सऊदी ने बमबारी की तब बना। देखिए हक के लिए जो लड़ रहा है ना, वो है। यहाँ पर दो चीज के रहता है, एक होता है आतंकवाद, एक होता है रेजिस्टेंस फोर्सेस। आतंकवाद है तालिबान, ISIS, जितने भी उस तरीके के संगठन हैं, वो आतंकवाद है, वो अमेरिका बनाया हुआ है। हिलारी क्लिंटन साहब बोली है कि वी हैव फंडेड वाबी ब्रांड, वी हैव फंडेड टू फाइट अगेंस्ट रशिया। तो वो रशिया के लिए बनाया, तो उनके जो आदमी बनाता उनके खिलाफ तो जाएगा ही। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो चाहे मुस्लिम के हो चाहे कहीं के भी हो, हकीम रजा जी, वैसे तो कहा यही जाता है कि कोई भी धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन यहाँ पर धर्म के नाम पर ही मारपीट और मारकाट हो रही है। उससे थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। हम यमन में हूतियों को, या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह को, या फिर अगर फिलिस्तीन अपने आप को पार्ट मानता है, गाजा पट्टी को फिलिस्तीन का पार्ट मानता है, तो हम हमास को ये कहकर के सर्टिफाइड कर दे कि नहीं वो सब सही है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, ना इजराइल दूध का धुला हुआ है। बहुत धन्यवाद आप सभी के मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है। अब रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।